नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं ऋषभ रघुवंशी जैविक भूमि से हूँ, जो कि आज हमारे प्लांट पर एक बेड डाल रहे हैं हम और एक और बेड बढ़ा रहे हैं वर्मी कंपोस्ट का। तो आज हम आपको बताएंगे कि वर्मी कंपोस्ट का बेड कैसे डलता है, किस प्रक्रिया से डलता है, वो सारी प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। कितना दिन पुराना गोबर होना चाहिए, समथिंग जहाँ तक है 15 दिन पुराना गोबर होना चाहिए, और उसको कैसे उसमें से मीथेन गैस निकाली जाती है, पानी डाल के 15 दिन तक उसको रखा जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम वर्मी बेड डालते हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं हमारे वर्मी कंपोस्ट बेड के यहाँ। ये देखिए किसान भाइयों, हम अब पहले इसको नीचे से गोबर की पूरी लेयर बिछा के इसे पिरामिड स्टाइल में बना रहे हैं। फिर इसके बाद हमें इसे सेट करके, और इस मेन ध्यान ये रखना है हमें वर्मी बेड डालते समय कि नीचे जो हम पन्नी बिछा रहे हैं वो मजबूत होना चाहिए, ताकि फटे ना और केचुए नीचे से निकलने या पानी नीचे ना रिसे। तो किसान भाइयों, ये हमारा वर्मी बेड डल रहा है। हम फिर इसमें पूरा वर्मी बेड डालने के बाद इस पर केचुए डालेंगे। तो भाइयों, मैं आपको ये जो वर्मी कंपोस्ट का बेड लगाया जाता है उसके विषय में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। आज हम एक नया बेड डालने जा रहे हैं, जो कि जिसमें कि हमको इस बेड से केचुए निकाल कर उस बेड में डालना है। तो उसकी सारी प्रक्रिया मैं बताना चाहूँगा कि हमें केचुए कैसे निकालना चाहिए, ये सारी जानकारी देना चाहूँगा। तो किसान भाइयों, हमें केचुओं का ये ध्यान रखना है कि हम जब बेड में हाथ डालते हैं तो कोई भी ये नहीं बताता कि बेड में कैसे हाथ डालना चाहिए, केचुओं को समस्या ना जाए। उस स्थिति को समझते हुए केचुओं को कैसे बाहर निकालना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। और इस प्रकार से केचुओं को निकाल के हम इस तगाड़ी में या इस बकेट में रखेंगे और फिर उसके बाद उस बेड में डालेंगे। तो देखिए, हमें कभी भी ये ध्यान रखना है कि हाथ ऐसे डालें ताकि केचुओं को दिक्कत ना जाए या नाखून वगैरह हमारे ना लगे। तो देखिए, हम ये धीरे धीरे हम ये केचुओं को अलग कर रहे हैं। और ये देखिए, ये हमारे केचुए निकल रहे हैं। हमें हाथ इस प्रकार से डालना है ताकि केचुओं को कोई समस्या ना जाए, ताकि वो कटे ना। ये देखिए, ये हमारे इस समय केचुए निकल रहे हैं। इस प्रकार हम इनको हमारे बकेट में डालेंगे। और हमें ये सावधानी रखना है कि बेड में थोड़ी नमी हो ताकि केचुओं को ज़्यादा दिक्कत ना जाए। और अगर हम इस प्रकार की तगारी या इस बकेट में निकालते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें हमें जल्द से जल्द डालना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जाने की दिक्कत रहती है। तो अगर हमारे पास जो जाली वाली बकेट आती हैं उनमें हम केचुओं को स्टोर करके भी रख सकते हैं। और अगर हमारे पास इस प्रकार की तगाड़ी हैं तो हमें ध्यान रखना है कि केचुए निकालते से ही तुरंत दूसरे बेड में डाल दें। तो अभी हम इन केचुओं को निकाल रहे हैं। ये देखिए किसान भाई, सिर्फ केचुए ही केचुए हैं। ये हमने गोबर के साथ ही इनको निकाला है। यूँ हम किसी को बेचने के लिए देते हैं तो उन्हें साफ करके देते हैं, पर हमें हमारे प्लांट पे ही केचुए डालना है। इसलिए हम जो बेड तोड़ा है उसके साथ ही ये केचुए निकाले हैं, गोबर के साथ ही। और अब हमें धीरे धीरे हाथ से केचुओं को इस प्रकार से बेड के ऊपर डालना है। कुछ ही मिनटों में ये सारे केचुए बेड के अंदर चले जाएंगे। और मैं बार बार यही कहूँगा कि हमें हमारे बेड की जो नमी है उसका बहुत ध्यान रखना है। और हमारे बेड में बिल्कुल भी मीथेन गैस नहीं बनना चाहिए। ये देखिए, ये हमने हमारे केचुए डाल चुके हैं।
ये कुछ ही मिनटों में हमारे सारे के सारे केचुए अंदर चले जाएंगे। किसान भाइयों, हमने सारे केचुए डाल चुके हैं इसके अंदर, तो लगभग सारे केचुए अंदर भी जा चुके हैं। और अब हम इनके ऊपर हल्का हल्का पानी का छिड़काव करके और इन्हें इस प्रकार के बोरों से ढक देंगे। और अब सारी प्रक्रिया केचुए करेंगे। ये धीरे धीरे खाते जाएंगे और ऊपर ऊपर धीरे धीरे 1-1, 2-2 इंच की 30 से 45 दिन के बाद हमारी एक छोटी छोटी लेयर आना चालू होगा और हम उसे फिर हार्वेस्ट करते जाएंगे, निकालते जाएंगे। तो किसान भाइयों, मेरा कहने का मतलब यही था कि वर्मी कंपोस्ट बहुत फ़ायदेमंद रहता है। केचुओं से संबंधित केचुए बहुत जल्दी, और जो हमने इस बेड में जो केचुओं का इस्तेमाल किया है वो आइसिनिया फोर्डिटा जाति के हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से गोबर को खाते हैं और खाद प्रोड्यूस करते हैं। तो किसान भाइयों, मेरा यही कहना है कि आप जैविक खेती को अपनाएं और फल फूल सब्जी एवं समस्त फसलों में इसका उपयोग होता है। और इसमें 13 प्रकार के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। हमारे NPK और DAP वगैरह में इनमें मात्र 4 से 5 तत्व पाए जाते हैं, पर हमारे इस वर्मी कंपोस्ट में 13 तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारी ज़मीन के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। ये ज़मीन को भुरभुरा बनाते हैं, वहाँ से चल के नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति करते हैं और हमारी ज़मीन को एक बहुत ही ज़्यादा उर्वरक और कहना चाहिए बहुत शक्तिशाली बना देते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा आप पेस्टिसाइड्स का को प्रयोग करना छोड़ें और जैविक की तरफ कदम बढ़ाएं, जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाएं। तो किसान भाइयों, मैं यहीं अपनी बात को विराम दूंगा कि आप जैविक, और आपको अगर जैविक खाद चाहिए तो हमारे पास बिल्कुल खाद अवेलेबल है। जिस किसी भी भाई को हमसे खाद चाहिए वो हमारे मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकता है। और जिस किसी को भी ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट या खाद से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए वो हमारे प्लांट पे भी विज़िट कर सकते हैं। आप प्लांट पे आने से पहले हमें कॉल कीजिए, हम आपको बिल्कुल सारी जानकारी देंगे प्लांट पे। तो नमस्कार किसान भाइयों, इसी बात पे मैं अपनी बात को विराम दूंगा। तो आप वर्मी कंपोस्ट डालें और उसका फ़ायदा देखें। कुछ नहीं तो मात्र एक से अपने जो घर की सब्जियां हैं, या कुछ नहीं तो तुलसी जी, जो हमारे घर में तुलसी जी लगाई जाती है, उस तुलसी जी में ही आप वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करके देखें। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारे लिए वर्मी कंपोस्ट कितना फ़ायदेमंद है। पेस्टिसाइड्स हमें बार बार डालना पड़ता है, पर ये जो जैविक चीज़ें हैं ये हम डालते हैं और धीरे धीरे हमारी ज़मीन जैविक होती जाती है, उर्वरक बनती जाती है। तो फिर हमें पेस्टिसाइड्स का सहारा नहीं लेना पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों, आप जैविक की तरफ बढ़ें, जैविक खेती की तरफ बढ़ें। धन्यवाद।